हेलो एवरीवन। 15 जुलाई 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टर्म प्रज्ञता गाइडलाइंस इज सीन इन न्यूज रिसेंटली। इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स? ए, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पुलिस। बी, डिजिटल एजुकेशन। सी, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। एंड डी, गाइडलाइंस टू बी फॉलोड एट हॉस्पिटल्स ट्रीटिंग कोविड-19 patients. So we have been asked that what is correct about Pragyata guidelines. They are related to what? Actually, they are related to digital education. So answer would be B. और ये आपने recently news में पढ़ा होगा that center has limited the duration of online school sessions और and this is the Pragyata guidelines. ठीक है, सो प्रज्ञाता गाइडलाइंस के अंदर सेंटर ने ऑनलाइन एजुकेशन के टाइम फिक्स कर दिए। तो फॉर इंस्टेंस, फॉर प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स नॉट मोर देन 30 minutes a day is to be spent by teachers in interacting with parents. As far as for class 1 to 8 is concerned, not more than 30 to 45 minutes of 2 sessions could be held online. So such guidelines are issued by the center. And which ministry is involved? Ministry of Human Resource Development, HRD ministry. Question number 2, which of the following statements are correct about काजीरंगा नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछा है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज वन ऑफ द आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स, a program of government of India launched recently. And third one is, it is located in the state of Sikkim. So क्या स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा है। सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, 1 and 2। सो पहला स्टेटमेंट सही है, इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कब डिक्लेयर किया गया था इसको? 1985 में डिक्लेयर किया गया था, 1985। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट काजीरंगा नेशनल पार्क वॉज सिलेक्टेड एज वन अमॉन्ग द 17 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स ऑफ द कंट्री बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, और ये सिलेक्शन हुआ था 2020 में, मार्च 2020। एंड ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि ये सिक्किम में नहीं है, ये असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। सो आंसर है यहाँ पे ए, 1 and 2। न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज रेंजर्स गाइड 3 टाइगर्स आउट ऑफ काजीरंगा। एक्चुअली असम में फ्लड टाइप ऑफ सिचुएशन है, तो बहुत सारे एनिमल्स इस फ्लड की वजह से मुश्किल में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई? पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू रेगुलेट टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग फिक्सेशन, रिविजन ऑफ टैरिफ्स फॉर telecom services. And the second one is, only the Supreme Court has the appellate jurisdiction over TRAI. पूछा क्या है हमें, क्या करेक्ट है? आंसर होगा यहाँ पे ए, 1 only। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये सही, ये गलत। अब पहला वाला स्टेटमेंट सही है, बिकॉज ट्राई वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1997 and its job is to regulate telecom services including fixation, revision of tariffs for telecom services. So the first statement is correct. दूसरा statement incorrect है, because ट्राई अमेंडमेंट एक्ट 2000, द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000, उस पर्टिकुलर एक्ट के हिसाब से इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, टीडी सेट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। सो टीडी सेट was to take over the adjudicatory and dispute functions from TRAI. Along with that, it also has appellate jurisdiction over the decisions of TRAI. सो ट्राई के जो डिसीजंस होते हैं उसके ऊपर एपेलेट जुरिस्डिक्शन किसका होता है? टीडी सेट का। फिर टीडी सेट के डिसीजंस पे एपेलेट जुरिस्डिक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट का। ओके, सो टू से दैट ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज एपेलेट जुरिस्डिक्शन ओवर ट्राई, ये गलत होगा। आंसर वुड बी ए, 1 only। न्यूज में क्यों है? बिकॉज ट्राई इज टोल्ड टू एक्ट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स। बहुत सारे टेलीमार्केटर्स के आपको भी फोन आते होंगे विच आर अनरजिस्टर्ड, एंड उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए ट्राई को बोला गया है। किसने बोला है? दिल्ली हाई कोर्ट ने। ट्राई इसलिए भी न्यूज में रहता है बिकॉज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एजीआर,
ऑफ टेलीकॉम कंपनीज वो न्यूज में है, बिकॉज जो टेलीकॉम कंपनीज के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है एजीआर, उस एजीआर का एक पर्टिकुलर परसेंटेज एज अ फीस टेलीकॉम कंपनीज को ट्राई को देना पड़ता है. सो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स दिस एजीआर एंड व्हाट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस एजीआर, दैट इज द डिस्प्यूट गोइंग ऑन बिटवीन ट्राई एंड टेलीकॉम कंपनीज. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द गंडक रिवर. गंडक रिवर के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ यूपी. दूसरा, इट इज अ लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर. ये गंगा रिवर है और ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी. सो गंडक गंगा रिवर की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है. एंड थर्ड स्टेटमेंट, द रिवर मर्जेस विद गंगा रिवर इन बिहार. सो पूछा क्या है, व्हाट इज करेक्ट? सो यहां पे करेक्ट है बी, 2 and 3. एक्चुअली इट ओरिजिनेट्स एट नेपाल तिब्बत बॉर्डर. कहां ओरिजिनेट होती है? इट ओरिजिनेट्स एट नेपाल तिब्बत बॉर्डर. सो एक्चुअली नेपाल आजकल कहता रहता है कि सब कुछ नेपाल में ही है, राम जी का जन्म भी नेपाल में ही हुआ था, बट ये सही बात है कि गंडक रिवर का ओरिजिन तो वहीं पे है, नेपाल तिब्बत बॉर्डर में, तो इसमें कोई झोल नहीं है. इट इज नोन एज नारायणी रिवर इन नेपाल देन एंटर्स इनटू वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. नेपाल में इसका नाम क्या है? नारायणी रिवर. नारायणी रिवर. एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये बात सही है. सो पहला स्टेटमेंट गलत था, ये वाला स्टेटमेंट सही है, सेकंड. एंड थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, दैट द रिवर मर्जेस विद गंगा रिवर इन बिहार. अब गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बहुत सारी हैं, उसमें से कुछ हैं रामगंगा, देन वी हैव घाघरा, गंडक, बुरही एंड कोसी. So all these rivers are left bank tributaries of Ganga. Okay, and Gandak river merges with Ganga river in Bihar, the Patna district of Bihar. So answer is B, 2 and 3. News में क्यों है? Because there is a flood threat looming over North Bihar district, mainly because of this river. Question number 5. Which of the following cases attract vacation of seat of a member of state legislative assembly? So vacation of seat कब होगा? पहला, if his election is declared void by court. कोर्ट ने उनका इलेक्शन void डिक्लेयर कर दिया है या इलीगल डिक्लेयर कर दिया है. सेकेंड, if he is elected for the office of president. and third, by giving resignation to presiding officer. presiding officer को resignation देना. सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, 1, 2 and 3. एक्चुअली देर आर 8 इंस्टांसेस जहाँ पे वेकेशन ऑफ सीट हो सकता है. मैं ब्रीफली नोट डाउन कर लेता हूँ आपके लिए. सो डबल मेंबरशिप के केस में हो सकता है वेकेशन ऑफ सीट. डिसक्वालिफिकेशन हो गया तो उस केस में हो सकता है. रेजिग्नेशन उन्होंने विलिंगली दे दिया तो हो सकता है. उनकी एब्सेंस अगर बियॉन्ड अ पॉइंट हुई है तो उनसे हो सकता है. इफ इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड तो हो सकता है. इफ एक्सपेल्ड बाय द हाउस तो हो सकता है. इफ इलेक्टेड फॉर प्रेसिडेंट तो हो सकता है और वाइस प्रेसिडेंट. एंड इफ इलेक्टेड और अपॉइंटेड एज गवर्नर. इलेक्टेड तो नहीं बट अपॉइंटेड एज गवर्नर तो हो जाएगा. सो इन 8 इंस्टांसेस में वेकेशन ऑफ सीट होता है. ठीक है, जस्ट रीड वंस, आपको याद रह जाएगा. सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 and 3. अब ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज कांग्रेस की क्राइसिस चल रही है राजस्थान में, तो बहुत सारे जो डिफेक्टिंग एमएलएस थे कांग्रेस ने उनको निकाल दिया है. तो उनको निकालने से वेकेशन ऑफ सीट होगा या नहीं होगा, या डिस्क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं होगा. सो ऑल दोज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर इन न्यूज. ठीक है. सो दिस ईयर एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये डिस्क्वालिफिकेशन, वेकेशन ऑफ सीट्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. द टर्म प्लाज्मा थेरेपी हैज बीन इन न्यूज फ्रीक्वेंटली. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट इट? पहला, convalescent plasma is extracted from a person who has no exposure to the COVID-19. Fresh frozen plasma is extracted from a COVID patient who has recovered.
एंड थर्ड, एनी पर्सन कैन डोनेट प्लाज्मा अंडर दिस प्लाज्मा थेरेपी। सो क्या आंसर होगा इसका? सो इसका आंसर हमें पूछा क्या है? इनकरेक्ट। सो इनकरेक्ट, यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अब तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है, उसके पीछे का रीजन क्या है? सो पहला स्टेटमेंट एंड दूसरा स्टेटमेंट ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। दैट मीन्स द करेक्ट स्टेटमेंट इज दैट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु हैज नो एक्सपोजर टू कोविड-19 एंड convalescent plasma is extracted from a covid patient who has recovered। ठीक है, सो ये दोनों ऑपोजिट होने चाहिए। एंड द थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज अ हेल्दी पर्सन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 विथ नो कोमॉर्बिडिटीज कुड बी अ डोनर। नो कोमॉर्बिडिटीज मतलब कोई और डिजीज नहीं होना चाहिए, अ सीवियर डिजीज विच इज थ्रेट टू लाइफ सच एज डायबिटीज एंड ऑल। सो कोई सीवियर डिजीज नहीं है और हेल्दी पर्सन है एंड द एज इज बिटवीन 18 to 40, तभी वो प्लाज्मा डोनर बन सकता है। सो एनी पर्सन कैन डोनेट प्लाज्मा, ये कहना गलत है। ओके, सो आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3, तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है। प्लाज्मा थेरेपी इज इंपॉर्टेंट न्यूज, आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो आफ्टर ILBS hospital, Delhi has got the second plasma bank at Lok Nayak Hospital. Even Odisha is starting plasma therapy from today। ठीक है, सो प्लाज्मा थेरेपी न्यूज़ में रहता है। सो प्लाज्मा थेरेपी कुछ कुछ जगह पे बहुत इफेक्टिव साबित हुई है टू रिड्यूस डेथ रेट इन केस ऑफ कोविड-19। डेथ रेट को कम करने में बहुत मदद मिली है। Question number 7. Which of the following statements are incorrect about the free trade agreement and preferential trade agreement? Free trade agreement और preferential trade agreement के बारे में क्या statements incorrect हैं? पहला, FTA allows capital and labor to move freely between the countries bloc who have signed FTA। So FTA allow करता है free movement of capital and labor, ये लिखा हुआ है। Second statement, the key difference between FTA and PTA is that in PTA there is a positive list of products on which duty is to be reduced, and in FTA there is a negative list on which duty is not reduced or eliminated। ठीक है, सो ये बताया गया है कि पीटीए में पॉजिटिव लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होता है जहां पे ड्यूटी रिड्यूस की जाएगी, मतलब ऐसे बहुत कम प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर ड्यूटी रिड्यूस की जाएगी। लेकिन एफटीए के अंदर ज्यादातर प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी रिड्यूस की जाती है और बहुत कम प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे ड्यूटी रिडक्शन नहीं होता है, तो वहां पे नेगेटिव लिस्ट होती है। सो क्या आंसर है? एक्चुअली ये सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, बिकॉज ऐसा ही होता है पीटीए और एफटीए में। एफटीए प्रोवाइड्स मोर बेनिफिट देन पीटीए। ओके, एंड पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए है बिकॉज कॉमन मार्केट करके एक एग्रीमेंट साइन होते हैं, उसके अंदर लेबर और कैपिटल का फ्री मूवमेंट होता है, जबकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में लेबर एंड कैपिटल का फ्री मूवमेंट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सो एफटीएज आर अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज और ट्रेडिंग ब्लॉक्स दैट प्राइमरीली एग्री टू रिड्यूस और एलिमिनेट कस्टम्स टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑन सब्सटैंशियल ट्रेड बिटवीन देम। ठीक है, सो यहां पे सिर्फ ट्रेड लिबरलाइज किया जाता है, लेबर और कैपिटल मूवमेंट की कोई गारंटी नहीं है। कॉमन मार्केट करके एक एग्रीमेंट साइन होता है जहां पे ये होता है। ठीक है ना, सो आंसर हो गया हमारा ए, 1 ओनली। ए क्यों आंसर हुआ? बिकॉज हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है व्हाट इज इनकरेक्ट, सो आंसर इज 1 ओनली। सो EU इंडिया टू मीट ऑन रिज्यूमिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस। सो चाइना के साथ जो डिस्प्यूट चल रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के, तो उसको देख के लगता है कि EU और इंडिया का FTA बहुत जल्द साइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट दैट? पहला वाला स्टेटमेंट है वुमेन विथ 2 और मोर चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट्स। दूसरा वाला स्टेटमेंट है द कॉस्ट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स आर टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर्स and employees in 60:40 ratio।
तो ये कौन से मैटरनिटी बेनिफिट कॉस्ट की बात कर रहा है कि जो आप जब जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे आपके लिए क्रैचेस वगैरह एस्टेब्लिश किए जाते हैं, आपको अलग अलग टाइप के बेनिफिट दिए जाते हैं, तो उसकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा ये लिखा हुआ है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दे बोथ विल शेयर द कॉस्ट। तीसरा स्टेटमेंट है द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर मैटरनिटी लीव्स क्रैचे फैसिलिटी एट वर्क प्लेस। सो क्या करेक्ट है ये पूछा है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। ये पहला वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दैट women with 2 or more children will get reduced entitlements, ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए किया जा रहा है। एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट है दैट द कॉस्ट विल बी शेयर्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज इन द रेशियो ऑफ 60:40, ये गलत है, बिकॉज सारी की सारी कॉस्ट कौन बेयर करेगा, एम्प्लॉयर। सो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी की सारी कॉस्ट बेयर की जाए। सो आंसर क्या हुआ हमारा, 1 and 3। सो 1 and 3 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज देर वॉज अ प्ली इन सुप्रीम कोर्ट फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स। सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्स मांगा है फ्रॉम गवर्नमेंट on the NGO on the plea by NGO to pay lactating mothers and pregnant women a maternity benefit of 6,000 each. So maternity benefit act में 6,000 का कैश अलाउंस का प्रोविजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे 6,000 रुपीज टू लैक्टेटिंग मदर्स, लेकिन बहुत सारे ऐसी मदर्स हैं कि जिनको ये अलाउंस नहीं मिला है, तो एनजीओ ने प्लिया फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इवन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर भी मैटरनिटी बेनिफिट का प्रोविजन है। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर आर्टिकल 33 of the Constitution, Parliament can restrict and abrogate fundamental rights of which of the following sections? Police force, armed forces, paramilitary forces and intelligence agencies. So किन किन के फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट कर सकता है एज पर आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आर्टिकल 33 में स्पेसिफिकली मेंशन है, आर्टिकल 33 के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन है कि Parliament has the power to modify the application of fundamental rights to the members of armed forces, police forces, paramilitary forces and intelligence agencies. ठीक है, and it is essential because for proper discharge of their ड्यूटी। सो अगर उनके ड्यूटी डिस्चार्ज में कोई भी फंडामेंटल राइट एक हिंड्रेंस प्ले करता है तो उस फंडामेंटल राइट को उनके लिए रिवोक किया जा सकता है या रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। एक्चुअली न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज रिसेंटली आर्मी ने अपने पर्सनल को बोला है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ ना करें, लेकिन एक लेफ्टिनेंट कर्नल है जिन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, फ्रीडम को वायलेट करता है, लेकिन हाई कोर्ट ने कैटेगोरिकली स्टेट किया है कि एज पर आर्टिकल 33 फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी Parliament has the power to restrict fundamental rights in case of armed forces. Okay, so that is important. Question number 10. Which of the following statements are correct about the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019? पहला स्टेटमेंट है, it grants reservation to transgender persons in matters of public employment. और दूसरा है, अंडर दिस एक्ट अ पर्सन वुड हैव द राइट टू चूज टू बी आइडेंटिफाई एज अ मैन, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। सो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा है हमें, आंसर वुड बी बी। सो अंडर दिस एक्ट अ पर्सन वुड हैव द राइट टू चूज टू बी आइडेंटिफाइड एज अ मैन, वुमेन और ट्रांसजेंडर, ये स्टेटमेंट सही है। एंड ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज द एक्ट इज साइलेंट ऑन ग्रांटिंग रिजर्वेशंस टू ट्रांसजेंडर पर्सन। ये स्टेटमेंट अच्छा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया होगा, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक्ट रिजर्वेशंस के बारे में साइलेंट है। सो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, आंसर हो गया हमारा बी, 2 ओनली। तो ये वाला आप सजेशन में भी लिख सकते हैं कि डिस्पाइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं
which are left to be done, and that is granting of reservation to transgender persons. And why this was in news? Because according to draft rules, अगर आप अपने आप को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और उस सर्टिफिकेट के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन वाज मैंडेटरी, कि भी अगर आपको ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा. सो दैट इज इनकरेक्ट. वर्ल्ड ओवर ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं है, सिर्फ इंडिया ऐसा करने जा रहा था. सो बहुत सारे एनजीओज और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने इस मूव को क्रिटिसाइज किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर एक पर्सन अपने आप को ट्रांसजेंडर कहता है तो उसकी बात को मान लेना चाहिए एंड मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए. सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ड्राफ्ट रूल्स चेंज कर दिए हैं. सो दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज. ओके, सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड. अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, फीडबैक्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.